Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th November 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about pulses production in India, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian agriculture point of view. तो let us first of all see state of pulses production in India. इंडिया में pulses production से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा हैं उनको एक बार देखते हैं. सो इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड. ये तीनों ही चीज़ों में हम लार्जेस्ट हैं एज फार एज pulses is concerned. We produce about 27% of global pulse production. We consume about 28 to 29% of global pulse consumption, and we import about 14% of the total pulses imported across the world. अगर pulses की बात की जाए तो pulses belong to both खारिफ एंड राबी सीजन. कुछ pulses जो हैं वो खारिफ में उगाए जाते हैं, कुछ pulses जो हैं वो राबी सीजन में उगाए जाते हैं, लेकिन राबी के पल्सेज ज़्यादा होते हैं. इनफैक्ट ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 60% ऑफ द पल्सेज प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम राबी सीजन. अगर स्टेट वाइज बात की जाए कि कौन कौन से स्टेट्स पल्सेज प्रोडक्शन में आगे हैं तो यू विल फाइंड कि मध्य प्रदेश इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड देन कर्नाटका. दीज आर 5 टॉप मोस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. उसमें भी सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश. तो अगर आप ये देखें सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, तो यहाँ पे पल्सेस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं. अगर पल्सेस के अंदर बात की जाए तो जो ग्राम पल्सेस होते हैं यानी कि चने की दाल है, दैट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट पल्स. उसके दैट इज़ अबाउट 40% ऑफ द टोटल पल्सेस प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्राम या चना. उसके अलावा तूर दाल जिसको अरहर दाल कहते हैं, दैट इज़ 15 to 20%. देन उड़द दाल और मूंग दाल, दैट इज़ अबाउट 8 to 10% ईच. तो पीटी पर्सपेक्टिव से 2-3 बातें याद रखनी है. मध्य प्रदेश लार्जेस्ट और ज़्यादातर राबी सीजन में उगते हैं, बट कुछ खारिफ में भी उगते हैं, और उसके अलावा चने की दाल जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में उगाई जाती है. अब जरा पल्सेस का सिग्निफिकेंस देखते हैं. व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. सो पल्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि पल्सेज आर रिच इन न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन वैल्यूज़. तो उनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, और इस कारण से दे आर पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट. अगर पल्सेस को हम रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन और हिडन हंगर इनसाइड अस. अब आपको एक बात तो पता होगी, ये मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पहले ही कवर कर रखा है, कि इंडिया के अंदर जो हंगर का प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन या अंडर नॉरिशमेंट का प्रॉब्लम है, दैट इज़ वेरी हाई. इफ़ यू सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, तो you'll find कि India has about 14% of population undernourished. In fact, India was ranked 101st out of 116 countries as far as overall hunger is concerned in Global Hunger Index of 2021. तो इस हंगर को, द प्रॉब्लम ऑफ अंडर नॉरिशमेंट को अगर हमें एड्रेस करना है तो वी नीड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ पल्सेस अक्रॉस द बोर्ड इन आवर कंट्री, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पल्सेस को कंज्यूम करेंगे, देन सिंस पल्सेस हैव हाई प्रोटीन वैल्यू एंड न्यूट्रिशनल रिच इन अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, it will help us in addressing the problem of hunger and undernourishment. दूसरा, pulses are good for ensuring or sustaining soil fertility because pulses have nitrogen fixing property. आपको पता होगा कि कुछ ऐसे plants होते हैं जिनको ज़्यादातर leguminous plants की property ये रखते हैं, where they can catch or absorb nitrogen from the atmosphere and they can fix it to the soil. So in that way they provide natural fertilizer to the soil, and in that way they keep on regulating the fertility of the soil, they keep on increasing fertility of the soil and productivity of the soil. And pulses जो crop है, it belongs to that category which can engage into nitrogen fixation and increase soil fertility. तीसरा, pulses can help in countering poverty in our country. कैसे, वो जरा समझिए. देखिए, पल्सेस कैन बी ग्रोन इवन इन रेन फेड रीजन्स. तो रेन फेड रीजन्स वो होते हैं जहाँ की एग्रीकल्चर मेनली रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है फॉर इट्स इरिगेशन रिक्वायरमेंट. वो यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो रेन फेड एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी
पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होती है। वहाँ पे अगर इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो भी सोर्सेज हैं दैट इज़ मेनली रेनफॉल। तो हमारे देश के लगभग 60% तक एग्रीकल्चरल एरिया जो है दैट इज़ रेन फेड, यानी कि हार्डली 40 to 45% रीजन ऐसे हैं हमारे देश के जहाँ पे हार्डली 40 to 45% रीजन ऐसे हमारे देश के जहाँ पे प्रॉपर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ डेवलप्ड हैं। रिमेनिंग 60 to 55% रीजन ऐसे हैं एग्रीकल्चरल लैंड्स जहाँ पे रेन पे डिपेंड होना होता है फार्मर्स को फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, रेन फेड एरिया। और पल्सेज वहाँ पे भी उगाए जा सकते हैं सिंस पल्सेज रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस कारण से जो रेनफेड एरिया है जहाँ पे राइस वगैरह नहीं उगाया जा सकता या वीट भी नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि वीट को एक पर्टिकुलर सीजन में उगाया जाता है, राबी सीजन में विथ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जहाँ पे इन सब तरह के क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते वहाँ पे भी पल्सेस उगाए जा सकते हैं। एंड इन दैट इज़ हाउ अगर पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया तो वो तमाम जो रिमोट एरिया जहाँ पे बारिश भी कम होती है, जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी भी डेवलप नहीं हुई है, वहाँ के एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़ाया जा सकता है और पॉवर्टी को काउंटर किया जा सकता है। अब जरा देखते हैं कि अभी तक हमारे देश में पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो 1970 में लाया गया था नेशनल पल्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर 1991 में लाया गया टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। तो ये इसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस। इसमें फोकस वाज ऑन increasing or improving technology utilized for pulses production. It also focused on integrated pest management for pulse production. Integrated pest management में कैसा होता है कि फर्टिलाइजर्स के साथ ही पेस्टिसाइड्स भी मिला दिए जाते हैं ताकि इंटीग्रेटेड तरीके से पेस्ट भी मैनेज हो और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेस था दैट वाज ब्रॉट इन 1991। उसके बाद 2004 में एक लाया गया इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स पल्सेस, ऑयल पाम एंड मेज, आइसोपॉम इसको कहते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। पल्सेस से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लाया गया 2007 में ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। इसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसको ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड सीधा सीधा आपसे मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2007-8 एज ए पार्ट ऑफ 11th 5-year प्लान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे देश में राइस, वीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे बाय 10, 8 एंड 2 मिलियन टन्स रिस्पेक्टिवली। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सिर्फ पल्सेस पे फोकस नहीं कर रहा है, ये राइस और वीट पे भी फोकस कर रहा है, उनका प्रोडक्शन भी ये बढ़ाने पे फोकस कर रहा है और साथ ही साथ पल्सेस के प्रोडक्शन को भी बढ़ाने पे फोकस करेगा। पल्सेस का टारगेट था 2 मिलियन टन्स। उसके अलावा पल्सेस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक और स्कीम लाई गई है हाल फिलहाल में, इनफैक्ट इट इज़ एज अर्ली एज 2018, जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, शॉर्ट में पीएम आशा। तो पीएम आशा स्कीम को अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज़ ए न्यू मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मैं कई दफ़ा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ, जहाँ पे फार्मर्स को उनकी प्राइस इंश्योरेंस दी जाती है, क्रॉप की प्राइस इंश्योरेंस की। अगर आपका क्रॉप मार्केट में इस रेट पे नहीं बिकता तो हम सरकार तो इस रेट पे कम से कम खरीद ही लेंगे। तो एमएसपी नॉर्मली इंप्लीमेंट होने के लिए अब क्या होता है कि भारत सरकार की एजेंसी है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जाकर के मंडी से किसानों से उनके फूड ग्रेन्स को खरीदती है एट एमएसपी फॉर ऑल दोज क्रॉप्स जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया गया है, राइट। तो एफसीआई की मेन जिम्मेदारी होती है एमएसपी को इम्प्लीमेंट करना। बट एफसीआई आपको पता है कि ओवरबर्डनड हो चुका है, वो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है और सारे तरह के क्रॉप्स के लिए जो भी 25-26 क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस होता है उन सब के लिए वो अब इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोक्योरमेंट नहीं कर पा रहा है। और इस कारण से एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया स्कीम लाया गया, एक नया अप्रोच लाया गया इन 2018, जिसका नाम है पीएम आशा। तो पीएम आशा में क्या है ज़रा देखिए। एज आई सेड, PM ASA is a way of implementing minimum support price scheme which provides price assurance to farmers. इसमें सरकार क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब सीधा सीधा FCI को आगे ना करके, FCI से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट ना करवा के सेंट्रल गवर्नमेंट का कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्राइवेट एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और FCI उनको सपोर्ट करेगा इन मेकिंग सच प्रोक्योरमेंट्स। तो ये पीएम आशा के अंदर 3 कंपोनेंट हैं। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम में 3 चीज़ें हैं, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। ये 3 चीज़ों को, इन 3 चीज़ों से रिलेटेड जो एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है
वो डायरेक्टली एफसीआई इंप्लीमेंट ना करके स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब कैसा होगा कि पीएम आशा के अंदर है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम इज फॉर 3 क्रॉप्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। इस बात को ध्यान रखना। और ये जो 3 चीज़ें हैं, इनका एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट सीधा सीधा एफसीआई ना करके अंडर दिस पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इनका प्रोक्योरमेंट करेंगी। एंड एफसीआई एंड नाफेड विच आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, दे विल सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। पीएम आशा के अंदर दूसरा कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम हैज़ बीन ब्रॉट फॉर ऑयल सीड्स, जो तेल के सीड्स होते हैं उनके लिए, एडिबल ऑयल के सीड्स होते हैं उसके लिए। इस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में कैसा है कि सरकार इनकरेज कर रही है फार्मर्स को अपने क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के लिए, मंडी में फ्री ओपन मार्केट में बेचने के लिए। अब उससे होगा क्या, देखिए कि मान लीजिए कि मंडी में फार्मर को दाम मिल रहा है 40 रुपया, जबकि एमएसपी सरकार ने अनाउंस कर रखा था 50 रुपये पर केजी। तो सरकार जो बचा हुआ जो डिफरेंस है 10 रुपये का एमएसपी और मंडी के रेट का, वो डिफरेंस जो है वो प्राइस डेफिशिएंसी जो है वो फार्मर के अकाउंट में डायरेक्टली पे कर देगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। तो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम में एमएसपी का प्राइस भी मिल गया फार्मर को और एफसीआई को वो प्रोक्योर भी ना करना पड़ा, सीधा सीधा वो फार्मर ने वो क्रॉप जो है वो ऑयल सीड का क्रॉप मार्केट में बेच दिया। सो दैट इज़ प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ये जो है काफ़ी लिमिटेड तरीके से कुछ पायलट डिस्ट्रिक्ट्स में लाया जा रहा है कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या किया जाएगा कि प्राइवेट एजेंसीज को इनकरेज किया जा रहा है कि आप जाकर के ऑयल सीड्स खरीदिए सीधा सीधा फ्रॉम मंडी इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट। तो सीधी सी बात है, ध्यान से समझिए। एफसीआई की कैपेसिटी जो है वो सैचुरेट हो चुकी है एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसलिए पीएम आशा स्कीम लाया गया कि एफसीआई का पहले भी मैं बता चुका हूँ, एमएसपी का जब एनालिसिस किया था मैंने, तो कि इफेक्टिव तरीके से एफसीआई 2 ही क्रॉप की प्रोक्योरमेंट कर पाती है अंडर एमएसपी, दैट इज़ वीट एंड राइस। बाकी सारे क्रॉप्स की खाली एमएसपी अनाउंस होती है, लेकिन ठीक तरीके से एफसीआई उनको प्रोक्योर नहीं कर पाता, क्योंकि एफसीआई के पास अब उतने गोडाउन्स नहीं बचे हैं, उतने उनके पास आउटलेट्स नहीं बचे हैं जहाँ से वो प्रोक्योरमेंट कर पाएँ। तो अब एमएसपी को इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर अदर क्रॉप्स कॉन्सेप्ट लाया गया है पीएम आशा का, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को इनकरेज किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो और एमएसपी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एफसीआई विल सपोर्ट यू एज मच एज पॉसिबल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about new commitments made at Conference of Party number 26. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. It is also important from our syllabus paper 4 environment point of view. तो क्या है करंट न्यूज़? देखिए, आपको तो पता है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 चल रही है ग्लासगो के अंदर इन स्कॉटलैंड। इससे रिलेटेड हाल फिलहाल में कई सारे आर्टिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड 2 इन्फॉर्मेशन और निकल के आई है। 2 more initiatives have been taken on the sidelines of conference of party number 26 being held at Glasgow in Scotland. पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फाइनलाइज किया गया है, और दूसरा 30x30 टारगेट को इंडिया ने साइन कर दिया है। तो ये दोनों क्या है, एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इस एक्शन एजेंडा में फोकस किया जाएगा कि जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए, ताकि उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे या क्लाइमेट चेंज पे ना हो। तो आपको पता है, कल भी मैंने डिस्कस किया था जब मीथेन प्लेज में डिस्कस कर रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट segment as far as methane emission is concerned. 60% of the methane emission overall comes from the agriculture sector, may it be rice cultivation, may it be cattle rearing, वहाँ से मीथेन रिलीज होता है। मीथेन इज़ ए वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना ताकि क्लाइमेट चेंज को कुछ हद तक उसके पेस को कम किया जा सके, वो ज़रूरी है। और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना, क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने के लिए ही ये एक्शन एजेंडा अनाउंस किया गया है एट द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26, जिसका नाम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा। इसको टोटल दुनिया के 27 देशों ने साइन किया, उसमें से इंडिया भी एक कंट्री है जिसने इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा को साइन किया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है
कि these 27 countries will make new commitments to change agricultural policy and make it sustainable. They will focus on making agriculture less polluting, and they will also incorporate more and more technology and scientific approach in order to ensure that agriculture has least impact on climate change. अब जरा देखते हैं जो दूसरा इनिशिएटिव लिया गया है 30/30 टारगेट, वो क्या है। तो 30/30 टारगेट वैसे ऐसा नहीं है कि ग्लासगो में ही इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया है या इनिशिएट किया है, ये 30/30 टारगेट पहले ही इनिशिएट हो चुका था। बस अंतर बस ये हुआ है कि यहाँ पे 10 कंट्री और उन्होंने इस 30/30 टारगेट को साइन कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या है 30/30 टारगेट, पहले वो समझिए। 30/30 टारगेट एम्स एट प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन बाय 2030। तो 30% जो वर्ल्ड ओशन है उनके जो भी मरीन इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का टारगेट रखा गया है बाय ईयर 2030। इसीलिए इसका नाम दिया गया है 30/30 टारगेट। ये जो 30/30 टारगेट है इट वाज इनिशिएटेड बाय हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर पीपल एंड नेचर। अब ये एक ग्रुप है, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर पीपल एंड नेचर। दिस ग्रुप इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसने ये 30/30 टारगेट शुरू किया था, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर पीपल एंड नेचर। याद रखना, ये सीधा सीधा पीटी में दिख जाएगा आपको। हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर पीपल एंड नेचर, यूनाइटेड नेशन ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इस ग्रुप ने 30/30 टारगेट रखा था, मैंने 30% वर्ल्ड ओशन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। और इसको अभी तक ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से पहले तक दुनिया के 90 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर दिया था ऑलरेडी। करंट न्यूज़ बस ये है कि 10 नए कंट्रीज़ ने 30/30 टारगेट को ज्वाइन कर लिया है एट ग्लासगो, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब दुनिया के टोटल 100 कंट्रीज ऐसे हो गए हैं हु हैव सेट 30/30 टारगेट फॉर देमसेल्व्स। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. The next article is taken from national segment. It is about national policy for rare disease. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the health segment. तो रेयर डिजीज़ क्या होते हैं पहले वो समझिए। रेयर डिजीज़ का डेफिनेशन WHO ने दे रखा है। WHO डिफाइंस रेयर डिजीज़ which are often debilitating, lifelong disease or disorder with a prevalence of 1 or less per 1000 population. तो 1000 में एक या कम, उससे कम लोगों को अगर कोई डिजीज़ होता है तो उसको कहा जाता है रेयर डिजीज़ एज पर WHO डेफिनीशन। तो रेयर डिजीज जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स ए हेल्थ कंडीशन जिसका लो प्रेवलेंस होता है, जनरली ज़्यादा लोगों को होता नहीं, इट अफेक्ट्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एज कम्पेयर टू द अदर प्रेवलेंट डिजीज। अब रेयर डिजीज़ की दिक्कत क्या है कि चूंकि ये बहुत कम लोगों को होता है, इससे रिलेटेड प्रॉपर रिसर्च भी नहीं हुए हैं, इससे रिलेटेड प्रॉपर मेडिसिन्स या वैक्सीन्स या ड्रग्स डेवलप नहीं हुए, और इस कारण से जो लोग भी इस रेयर डिजीज से इन्फ्लिक्टेड होते हैं फिर उनका ट्रीटमेंट करा पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर ट्रीटमेंट कराया भी जाता है तो ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। रेयर डिजीजेज आर जनरली जेनेटिक इन नेचर, उनके पहले वाले जनरेशन से उनमें पास होते हैं रेयर डिजीज़ का जनरली तो ये फीचर होता है। अब जरा देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग भी रेयर डिजीज से इन्फ्लिक्टेड होते हैं उनका ट्रीटमेंट फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी कारण से भारत सरकार इस साल लेकर के आई है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, ताकि ऐसे लोग जो रेयर डिजीज से इन्फ्लिक्टेड हैं उनका इलाज कराया जा सके। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 वाज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस ईयर। तो जरा देखते हैं ये जो नई पॉलिसी लाई गई है फॉर रेयर डिजीज़ के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो सबसे पहले एक नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री बनाई जाएगी फॉर रेयर डिजीज़, ताकि रेयर डिजीज से कितने लोग इन्फ्लिक्टेड हैं अभी तक उसकी एक एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा डेवलप की जाए। तो एक नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री इन ऑर्डर टू हैव डाटा। दूसरा, रेयर डिजीज़ को अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो होते हैं जहाँ पे बीमारियों को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ठीक कर दिया जाता है। तो फोकस रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 कि डिटेक्ट सच रेयर डिजीज इन अर्ली फेज एंड प्रिवेंट देयर फर्दर डेवलपमेंट इन प्राइमरी और द सेकेंडरी स्टेज इटसेल्फ। और इसके लिए प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पे रेयर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे विच विल बी नोन एज निदान केंद्र, विच विल बी डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जिन लोगों को अब जो रेयर डिजीज से इन्फ्लिक्टेड है, जिनको प्रॉपर इंटरवेंशनिस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब जिनको कुछ ऑपरेशन वगैरह करना है, उसके लिए कैसा है टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटी। टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मतलब इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश की जाएगी कि निदान केंद्र से
स्क्रीनिंग कराई जाए और प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे ही उसको बढ़ने से रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए। लेकिन अगर वो बीमारी बढ़ती है तो टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी डेवलप किए जाएंगे फॉर रेयर डिजीज ट्रीटमेंट। इसके लिए 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर रेयर डिजीज विल बी नोन एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड ईच 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ विल बी डेवलप्ड बाय फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ₹5 करोड़ ईच। तो 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए, इंटरवेंशनिस्ट या ऑपरेशन अप्रोच के लिए, जिसे हर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके अलावा तो इस तरीके से तो 8 सेंटर्स बनाएंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वो लोग जो रेयर हेल्थ डिजीज से ग्रसित हैं, इन्फ्लिक्टेड हैं, उनको 20 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है फॉर ट्रीटमेंट। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि क्या है जरा वो समझिए। इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि या फंड। उस फंड में पैसे डालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके, बिकॉज इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और फिर उस फंड का क्या किया जाएगा, दिस फंड विल बी यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेशेंट्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हु आर सफरिंग फ्रॉम मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के फंड बनाया राष्ट्रीय आरोग्य निधि, और बीपीएल कैटेगरी से नीचे वाले लोग अगर कोई बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं तो इस फंड से उनको पैसा दिया जाएगा इलाज के लिए। तो ये नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ के हिसाब से जो लोग भी बीपीएल कैटेगरी के नीचे के लोग हैं उनको इस राष्ट्रीय आरोग्य निधि से पैसा दिया जाएगा 20 लाख रुपए तक, ताकि वो अपना इलाज करा सके। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि में जो लोग भी पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता है। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है उस हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को वो पैसा दिया जाता है ताकि उनका इलाज हो सके। ऐसा नहीं कि पेशेंट को पैसा दे दिया, उसने अपना इलाज नहीं करा और पैसा लेकर के वो किसी और काम में इस्तेमाल कर ले, इसको कहेंगे डाइवर्जन ऑफ फंड। तो उसको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता है फ्रॉम राष्ट्रीय आरोग्य निधि। नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। इट इज अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए क्या है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैन आइडेंटिफाई ए पर्सन बाय कैप्चरिंग हिज फेस फ्रॉम ए फोटो और वीडियो। तो पहले एक फोटो या वीडियो दिखा दीजिए। एक ऐसा सिस्टम है या मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं या मशीन लर्निंग इसको कह सकते हैं, जिसमें आप एक इंसान का फ़ोटो फीड कर लीजिए या वीडियो फीड कर दीजिए। बाद में उस इंसान को कहीं से भी वो मशीन आइडेंटिफाई कर लेगा, अपने कैमरास के सेंसर से वो आइडेंटिफाई कर लेगा। तो दिस टेक्नोलॉजी कैन वर्क इन रियल टाइम। मान लीजिए कि आपका एक बार इमेज फिट कर दिया गया, अब आप रेलवे स्टेशन पे घूम रहे हैं, वो आइडेंटिफाई करके बता देगा कि ये इंसान अभी यहाँ रेलवे स्टेशन पे घूम रहा है या एयरपोर्ट पे घूम रहा है। सो इन दैट वे इट इज़ अ रियल टाइम machine or a real-time algorithm which can identify faces and map their location in a real-time basis। ये हाल फिलहाल में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में क्यों है वो भी ज़रा देखिए। फेसबुक ने कहा है कि इट इज़ फेजिंग आउट यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टूल। जो नॉर्मली फेसबुक जो है फेशियल रिकॉग्निशन टूल इस्तेमाल करता है, लेकिन अब वो उसको फेज आउट कर रहा है। क्यों? वाई इट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय फेसबुक? बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू मैनी प्राइवेसी कंसर्न्स। आप सोचिए फेसबुक पे लाखों करोड़ों लोग अपना फ़ोटो डालते हैं, और अगर फेसबुक यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो फेसबुक से वो सब लोगों की इमेजेस निकाल करके उनको वो ट्रैक करना शुरू कर दे। तो फेसबुक विल बी एबल टू नो लोकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑलमोस्ट, क्योंकि सब लोग लगभग फेसबुक पे, मान लो ऐसे कह रहा हूँ 40% दुनिया की जब पॉपुलेशन तो है फेसबुक पे, तो ये सब लोगों के अगर इमेजेस को वो ले करके ट्रैक करना शुरू कर दे तो यू थिंक ऑफ द concern of privacy of those individuals. So that is why Facebook said कि since it involves a lot of privacy issues of individuals who have updated their pictures and videos on Facebook, we are doing away with facial recognition tool. अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? आपसे पीटी में तो पूछेगा नहीं इतना सिंपल सा सवाल, मेंस में भी आपसे डायरेक्टली ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे कि बताओ फेशियल रिकॉग्निशन टूल है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं आप एथिक्स में आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के सवाल। जैसे कि महात्मा गांधी का 7 सोशल डेडली सिन है ना, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। तो ऐसे कौन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं जिसके कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं, जिसका कुछ इन ह्यूमन तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है या अगेंस्ट ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस किया जा सकता है। उसमें आप कई तरह की चीज़ें लिखते हैं, डिजाइनर बेबी एंड ऑल दैट, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो
current scientific development which has ethical concerns. Main ethical concern associated with facial recognition technology is privacy issues of individual. The next article is taken from Assam segment. It is about Northeast Green Summit. This is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है. एक 3 दिन की नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट बुलाई जाएगी फ्रॉम 16 नवंबर. ये नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट का ये छठा एडिशन होगा विच विल बी कंडक्टेड इन द ईयर 2021. इस साल थीम होगा इस साल के नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट का ग्रीनिंग आफ्टर कोविड, रीजनल कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दिस 3-day नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट विल बी हेल्ड एट सिलचर इन आसाम. इसमें कैसा है, क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे? राउंड टेबल फॉर फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट मिनिस्टर्स की राउंड टेबल मीटिंग होगी. उसके अलावा ग्रीन आर्ट डिस्प्ले किए जाएंगे, ग्रीन म्यूजिक इवेंट्स होंगे. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डेलीगेट्स फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार विल ऑल्सो अटेंड. दिस नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विबक्योर नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन इन सपोर्ट विथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट. एंड फोकस एरिया, किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट ग्रीन समिट में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अप्रोच को और ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. कल जब हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग एज हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सल्फर एक्सल फ्लोराइड. इसकी पोटेंशियल लगभग 23,000 टाइम्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.